ओके जी, आज का हमारा जो सेशन है, ठीक है, वो शुरू करते हैं बाकायदा। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि मैंने एक ये चैनल बनाया हुआ है, ये नीले वाला। बल्कि एक मिनट में इसको छोटा कर 4 घंटे के चार्ट पे ओपन करता हूँ। ये मैंने एक चैनल बनाया हुआ है जी। ये जो नीली ऊपर एक लाइन है, ये बुलिश चैनल बना हुआ है गोल्ड का, ठीक है। और नीचे देखें, ये मैंने दो नीली लाइनें लगाई हुई है। ये मैंने क्यों लगाया हुआ है? मैंने आपको बताया था पिछले सेशंस में कि ये जो चैनल की ऊपर वाली लाइन होती है वो रेजिस्टेंस का काम करती है, और चैनल की नीचे वाली लाइन होती है जो वो सपोर्ट का काम करती है। तो ये जो लाइनें होती हैं बेसिकली, ठीक है, ये हमें अंदाजा होता है कि यहाँ पे जब आके टकराएगी कैंडल, तो ये लाइन जो है उस कैंडल को रोकने की कोशिश करेगी और वापस भेजेगी, वापस धकेलने की कोशिश करेगी। लेकिन बाज औकात ये होता है कि जब आप चैनल बनाएंगे तो कुछ कैंडल्स तो एक सीधी लाइन से कनेक्ट करेंगी उनका लो पॉइंट या हाई पॉइंट, लेकिन कुछ ऊपर भी रह जाएगा। तो उसको कवर करने के लिए आप एक दूसरी लाइन भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखें यहाँ पे था, तो यहाँ पे मैंने ये दो लाइनें ड्रा की हुई थी। तो इससे मुझे आइडिया हो गया कि इन दो लाइनों के बीच में भी ये सारा सपोर्ट का एरिया है, यहाँ तक कहीं से भी वापस मुड़ सकती है कैंडल। अब आप देखें गोल्ड ने आज क्या किया है, क्योंकि न्यूज थी आज बड़ी, 4-5, तो उसके बाद गोल्ड जो है वो नीचे गिरा, ठीक है। अब मेरे इस चैनल की निचली लाइन को भी तोड़ के, जो सपोर्ट की थी, और नीचे आया है, लेकिन वापस तकरीबन चैनल की लाइन के ऊपर ही जाके क्लोज हुआ है निचली लाइन पे। तो अब मैं वेट कर रहा हूं कि मैं इसको क्या ब्रेकआउट समझूं, ठीक है, या ये ब्रेकआउट नहीं है। तो अब ये अगली कैंडल डिसाइड करेगी, फैसला कर देगी कि अगर तो ये कैंडल वापस अंदर जाके क्लोज होगी तो मैं समझूंगा कि ये ब्रेकआउट नहीं है। अगर ये कैंडल इस चैनल से बाहर नीचे ही क्लोज होती है या इससे अगली, तो मैं समझ लूंगा कि ये अब ब्रेकआउट हो गया। उसके बाद फिर रीटेस्टिंग वाली बात शुरू हो जाएगी कि क्या ये ब्रेकआउट फेक है या रियल है। तो फेक कौन सा होगा कि थोड़ा सा नीचे आके वापस अंदर चली जाएगी कैंडल्स, ठीक है, तो वो फेक ब्रेकआउट होगा। और अगर रियल ब्रेकआउट होना है तो ये नीचे आके वापस थोड़ा सा इधर से ऊपर जाके, ये ऊपर यहां से भी जा सकती है, थोड़ा नीचे आके भी, तो यहाँ से ऊपर जाके इधर कहीं पे इसको रीटेस्ट करने की कोशिश करेगी और वहां से फिर नीचे जाएगी इस तरीके से, ठीक है जी। तो फिर मैं समझूंगा कि ये रियल ब्रेकआउट है, तो फिर ट्रेंड चेंज हो सकता है। अभी बाय का ट्रेंड है, फिर हो सकता है सेल का शुरू हो जाए, ये बात। अब देखें कि ये वाला हमारा, ये बीच में ये नीले रंग की जो पट्टी है, ये इस वक्त आप समझ लें कि ये सपोर्ट का लेवल है पूरा, ठीक है। और ये ऊपर जो मैंने मैरो ये कलर, ये जो पट्टी बनाई हुई है येलोइश, ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है। तो अभी तक आप देखें, ये 1 घंटे का चार्ट है, कितने सारे घंटों से, ठीक है, 1 घंटा, ये गिने ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने घंटे हैं, कम से कम 15-20 घंटे हो गए हैं, बल्कि इससे भी शायद ज्यादा। तो मार्केट कैंडल क्या कर रही है, यहाँ से लो से ऊपर गई, हाई, हाई से फिर लो पे आई, लो से फिर हाई पे, फिर लो पे, फिर हाई पे, फिर ये लो पे। अब देखें, ये एक हिट, दूसरी, तीसरी, आज भी ये चौथी हिट मारी है इसने सपोर्ट के ऊपर। तो अब ये चैनल तो इसने फिलहाल तोड़ दिया है नीचे की तरफ जाते हुए, लेकिन मेरा जो सपोर्ट का लेवल है बड़ा, ठीक है, वो भी आप देखें बिल्कुल इसके नीचे है। चैनल की जो लाइन थी सपोर्ट की, उसके बिल्कुल नीचे है। तो हो सकता है कि ये सपोर्ट का लेवल ही इसको नीचे जाने से रोक दे और फिर कैंडल वापस अंदर चली जाए। तो इसलिए जब तक ये कैंडल इस सपोर्ट के मजबूत लेवल को तोड़ के नीचे क्लोज नहीं होती, उस वक्त तक मैं ये नहीं कहूंगा कि ये नीचे जा रहा है गोल्ड। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब आप अपने चार्ट के ऊपर नॉलेज अप्लाई करते हैं, टेक्निकल नॉलेज, तो आप 2-3 मुख्तलिफ किस्म के नॉलेज जो है वो उनको मिला के अप्लाई करते हैं, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर जो है वो नजर आए और आपको ट्रेड लेने या ट्रेड ना लेने का फैसला करना आसान हो जाए, ठीक है जी। अभी देखें, अभी तक आपने दो नॉलेजेस स्टडी कर लिए हैं। वो कौन सा था? एक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स बनाए कैसे जाते हैं और उनको, उनके ऊपर ट्रेड कैसे की जाती है। और दूसरा जो हमने अभी तक पढ़ा है इन पिछले 2 सेशंस में, वो पढ़ा है हमने कि चैनल्स कैसे बनाए जाते हैं, प्राइस एक्शन जिसे कहते हैं, कि कैंडल्स कितनी तरह की वेव बना के मूव करती है, ठीक है जी। तो ये
दो चीजें आपके सामने ये मैंने अप्लाई की हुई हैं, ठीक है। एक चैनल बना हुआ है, देखें चैनल में मूव कर रही है और बीच में फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी काम कर रही होती है। तो आज मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि चैनल के कितनी शक्लें होती हैं। ओके जी, मैं कोई और चार्ट ओपन करता हूं यहाँ पे। मिसाल के तौर पे मैं कोई चार्ट ओपन करता हूं। ये एक चार्ट है जी, यूरो कैनेडियन डॉलर। ऐसा चार्ट ओपन करता हूं जिसके ऊपर मैंने कोई काम नहीं किया हुआ, कोई सेविंग नहीं की हुई। ओके, नहीं कर, आ रहा है शायद। ओके, ये चार्ट आ गया जी, देखें। ठीक है, एक नया चार्ट है यूरो और कैनेडियन डॉलर के पेयर का। और इसमें अब आप देखिएगा, मैं आपको बताने लगा हूं कि चैनल की कितनी शक्लें बन सकती हैं। अभी तक तो हमने शक्लें बनाई थी, एक बुलिश चैनल, एक बेरिश चैनल सीधा सीधा, और एक साइडवेज चैनल। तो क्या सिर्फ यही शक्लें होती हैं? नहीं, ठीक है। इसके अलावा भी तीन चार बड़ी कॉमन शक्लें हैं चैनल्स की, वो अभी मैं बताता हूं आपको। मिसाल के तो होता क्या है कि सबसे पहले तो आपने एक कोशिश करनी होती है 4 घंटे या एक दिन का चार्ट ओपन करना होता है, और एक उसमें आपने बड़ा चार्ट बनाना होता है, सॉरी बड़ा चैनल बनाना होता है। जैसे आप देखें, ये यहां से लेके आप देखिएगा कि मैं एक 1 डे के चार्ट के ऊपर एक चैनल बनाने लगा हूं, जो ऑलरेडी कैंडल्स जिसमें मूव कर रही हैं। और ये मैं ट्रेंड लाइन का कलर ब्लैक कर लेता हूं जी। अब देखिएगा, यहां से लेके ये लो पॉइंट पहला, और यहां से लेके ये आप देखें, ये एक चैनल की ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है जी। एक ये, और इसी का मैं ऊपर वाला जो लाइन है चैनल की दूसरी लाइन, उसको मैं यहां पे ड्रा कर देता हूं। और ये तकरीबन ये देखें यहां पे आ गई। अच्छा, अब आप अपने अंदाजे के लिए आप देखें, ये जो हमने चैनल बनाया है, चैनल की जो ऊपर वाली लाइन है, इसमें ये वाली जो पहली कैंडल है, ये इसकी विक ऊपर है हमारी रेजिस्टेंस की लाइन से। तो यहाँ पे भी कुछ कैंडल्स हैं जो इस चैनल को तोड़ के बाहर निकली थी, ये फेक ब्रेकआउट था, ठीक है, वापस आ गई। तो इसका मतलब है कि अच्छा, इसी तरीके से देखें, ये कैंडल नीचे गई थी, वापस आ गई। ये फिर नीचे जाके क्लोज हुई थी, फेक ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, ठीक है। बल्कि इस लाइन को हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये यहाँ पे। ओके जी, तो अब ये ब्रेकआउट कोई नहीं है, सारा ये सारी वापस आई हैं। यहाँ पे देखें, ये ब्रेकआउट हुआ है और ये रीटेस्टिंग भी हुई है इस जगह पे, क्योंकि ये 1 घंटे का चार्ट, सॉरी 1 दिन का चार्ट है, ये बहुत बड़ा चार्ट है, एक कैंडल 1 दिन की है। जब इसको आप 1 घंटे या 4 घंटे पे लेके जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे रीटेस्टिंग बड़ी क्लियर हुई है, और यहाँ से लोगों ने सेल की ट्रेड ली थी और बहुत अच्छा प्रॉफिट लिया था, ठीक है, नीचे तक फिर वापस आई है, और फिर देखे अंदर आ गई चैनल के। तो अब मैं बताने आपको ये लगाऊं कि अब जहां पे आप देखें, जैसे ये ऊपर वाली लाइन है, तो ये जो लाइन है ये भी रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रही है। लेकिन हो सकता है कि ये कैंडल या इससे अगली कोई भी कैंडल जब ऊपर जाएगी, तो ये जो हमारी चैनल की ऊपर वाली रेजिस्टेंस की लाइन है, इसको ये भी रोकने की कोशिश करेगी। हो सकता है ये रोकने में कामयाब हो जाए, लेकिन हो सकता है कि यहां से कैंडल ऊपर चली जाए, जैसे देखें यहां से निकली थी, जैसे यहां से निकली थी, ठीक है। तो फिर इस सूरत में आप यहां पे एक और लाइन भी बना सकते हैं। जैसे मैं इसी को देखिएगा, ये शुरू शुरू में जो दोस्त नए होते हैं उनके लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये आसान हो जाता है। अब अगर मैं एक लाइन यहां पे रख दूं, ये देखें, ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि मैंने ये जो कैंडल की बायर विक निकली हुई थी, क्योंकि ये नजदीक है ना बिल्कुल, ठीक है। और इधर जो है वो ये सेंटर वाली 3 कैंडल्स हैं, उनके हाई पॉइंट तो मिनी में मिला सकता, लेकिन सेंटर में यहाँ पे रख देता हूँ, ये इस जगह पे। तो अब मुझे एक अंदाजा हो गया कि अब ये दो लाइनों की मोटाई जो है, इसमें से कहीं से भी
ये कैंडल वापस मुड़ सकती है। तो मैं मुतात हो जाऊंगा कि जैसे ही यहाँ पे ये कैंडल इस लाइन को टकराएगी पहली को, अगर ये पहली लाइन इसको नीचे ना मोड़ सकी तो मेरे जहन में होगा क्योंकि यार जब तक ये इसको ऊपर वाली लाइन को तोड़ के भी ऊपर नहीं जाती उस वक्त तक मुझे कोई फैसला नहीं करना चाहिए। क्यों? इन दो लाइनों की मोटाई की एक दीवार है पूरी, ये सारी की सारी रेजिस्टेंस की लाइन है। मेरी बात समझ गए? तो शुरू में आप इस तरीके से दो लाइनें भी बना सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि ये दो लाइनें करीब करीब होनी चाहिए। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे जैसे इधर नीचे है, ये नीचे वाली लाइन है, तो अब यहाँ पे अगर आपने दो लाइनें बनानी हो तो वो कैसे बनाएंगे? अब आप देखें कि ये दूसरी लाइन, इसको मैं यहां तक तो मैं इसको कर सकता हूं, ये यहां तक, ठीक है, यहां तक क्योंकि फिर भी करीब है। लेकिन अगर मैं यहां पे रखूं इसको इधर तो ये तो बहुत मोटी हो जाएगी ना, तो इतना फजूल हो जाएगा। बस यहां तक ठीक है, जो जैसे एक दीवार होती ये कि इसके इन दो लाइनों के बीच में जो खाली जगह है, ये भी मुझे अब मेरे जहन को पता चल गया कि ये भी सपोर्ट का एरिया है, यहां से भी कैंडल मुड़ सकती है। मेरी बात समझ गए? अगर इसको तोड़ के नीचे आएगी तो फिर काफी नीचे जा सकती है, जैसे देखें ये काफी नीचे गई हुई है। तो ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप चैनल बाज औकात इस तरह का भी बना सकते हैं जहां पे ये कुछ विकें जो है वो लाइन से नीचे निकली हुई होती हैं या ऊपर निकली हुई होती हैं। ये बात क्लियर होगी जी? अच्छा, अब मैं आगे एक बताने लगा हूं बात दूसरी, वो ये कि चैनल ये तो बना लिया हमने बड़ा, एक दिन के या 4 घंटे के चार्ट पे। बड़ा चैनल बनाने का हमें क्या फायदा है कि इसकी जो ये वाली रेजिस्टेंस की लाइन है या सपोर्ट की लाइन है, ये बहुत मजबूत है, इसको तोड़ना आसान नहीं होता, या ये फौरन नहीं टूटती, बड़ा टाइम लगाती है टूटने में। ठीक हो गया जी? तो अब इसके अंदर आप देखिएगा, जब हम इसी बड़े चैनल को छोटे चार्ट के ऊपर लेके जाएंगे, जैसे अभी मैं इसको, ये एक दिन का चार्ट है, अब मैं ओपन करने लगा हूं 4 घंटे का चार्ट, ये देखिएगा। तो अब आप देखें कि जब मैं इसी चार्ट को 4 घंटे के ऊपर लेके गया तो ये चैनल देखें कितना बड़ा बन गया है। ठीक है, अब यहां से शुरू करते हैं जी। इस बड़े चैनल के अंदर अब देखिएगा छोटे छोटे चैनल कितने बने हुए हैं, कितनी मुख्तलिफ शक्लों के बने हुए हैं 4 घंटे के मुताबिक। जैसे यहां पे देखिएगा, ये एक कैंडल, दो कैंडल और तीन कैंडल्स यहाँ पे। ठीक है जी? और उससे पहले यहाँ पे देखें ये कितनी कैंडल्स थी, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इनका भी मैं एक चैनल बना सकता हूँ, वही मल्टी टाइम फ्रेमिंग वाला जो कंसेप्ट था। और इसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स इसी एरिया में, इनका देखें हाई पॉइंट भी है और एवरेज लो पॉइंट भी है। तो यहाँ पे मैं एक चैनल बनाता हूँ, देखते हैं उसकी शक्ल क्या बनेगी। अब मुख्तलिफ शक्लें हैं, बताने लगा हूं आपको कि चैनल्स की कितनी शक्लें बनती हैं। तो यहां से लेके ये जो 6 कैंडल्स हैं इनका, या 7 कैंडल्स, इनका आप जो एवरेज हाई पॉइंट्स को टच करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से ही बनेगा ना, लाइन इस तरीके से एवरेज। या थोड़ा सा नीचे कर लें यहाँ पे, ये देख रहे हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है जी? और इसी तरीके से यहाँ पे एक नीचे आप अगर लाइन नीचे वाली जो चैनल की है इन्हीं 7 कैंडल्स के, तो वो उसकी कैसे बनाएंगे आप ताकि उनके एवरेज लो पॉइंट सारी कैंडल्स के टच हों, तो वो तकरीबन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये आप देख रहे हैं ये चैनल की शक्ल क्या बन गई। तो ये जो चैनल की शक्ल है ये वाली, ये हमें क्या बता रही है? अच्छा, इसको आप देखें, मैं ये 4 घंटे का चार्ट है ना, इसको मैं मजीद छोटे चार्ट पे लेके जाता हूँ 1 घंटे के, देखिएगा जरा 1 घंटे के चार्ट में। तो अब ये जो नीले वाला हमने छोटा चैनल बनाया है बड़े चैनल के अंदर यहां पे, अब आप देखें ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि शुरू में यहां से वेव कैंडल्स इंटर हुई, तो पहले जो वेव का स्विंग था यहां से लेके ये ऊपर, देखें कितना बड़ा स्विंग था ये, यानी 1 घंटा 2 3 4 घंटे 4.5 घंटे लिए हैं इसने यहां से लेके यहां तक पहुंचने में। लेकिन फिर वहां से जब वापस आई नीचे, तो अब इसका स्विंग यहां से लेके यहां तक, इस स्विंग की या लहर की जो लंबाई थी वो कम हो गई है। ठीक है,
और उसके बाद यहां से लेके ये जो तीसरा स्विंग है ये और कम हो गया, चौथा स्विंग और कम हो गया, पांचवा स्विंग और कम हो गया। तो उसी तरीके से ये जो चैनल की शक्ल है वो हमें बता रही है कि जो जो कैंडल आगे जाती जा रही है तो आगे से इसका चैनल का भी रास्ता तंग हो रहा है, बंद गली जैसे होती है। समझ गए? तो याद रखने वाली बात है कि जब कहीं पे इस तरह का चैनल बने, छोटा या बड़ा, ठीक है, कि जो शुरू में चैनल की दोनों लाइनें खुली हो, फासला ज्यादा हो, लेकिन आगे जाके वो रास्ता बंद हो रहा हो जैसे इसका हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अब मुझे एक बात बताएं कि आप फर्ज करें ये जो चैनल है, ठीक है ना, ये जो चैनल है इसकी शक्ल, ये एक पाइप है। क्या है ये? एक पाइप है बंद, पीछे से इसमें प्रेशर से आप हवा भरते रहते हैं और हवा आ भी रही है प्रेशर से, और ये पाइप की आगे से हवा निकलने की जगह भी नहीं है, तो आखिरकार क्या होना है फिर? फटना है ना पाइप ने प्रेशर से। तो वो कहां से फटेगा? जहां से वो तंग है जगह। मेरी बात समझ गए हैं? तो अब यहाँ पे चैनल का भी यही हाल होता है कि जब चैनल पीछे से खुला हो और आगे से आस्ता आस्ता दोनों लाइनें तंग होती जा रही हूं, तो इसका मतलब है जहां पे फासला कम होगा वहां से चैनल के ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, हमें पहले से पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये चैनल टूटा, पहले नीचे की तरफ ब्रेक हुआ था, ये देखें, ये नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, लेकिन ये ब्रेकआउट फेक था। क्यों? इसमें देखें रीटेस्टिंग नहीं हुई। अच्छा, अगर ये रीटेस्टिंग हो भी जाती यहां से नीचे की तरफ, तो क्या आपको यहाँ पे सेल की ट्रेड लेनी चाहिए थी? नहीं लेनी चाहिए थी। क्यों? इसलिए कि आपको पता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट अगर नीचे की तरफ हुआ भी है तो थोड़ा सा नीचे फासले पे हमारी बड़ी सपोर्ट की लाइन मौजूद है, तो हो सकता है इससे पहले ही यहां से ये वापस ऊपर मुड़ जाए। लेकिन अब थोड़ा सा आगे चलें, यहां से ये फेक ब्रेकआउट था, वापस आया। अब देखें जो ब्रेकआउट हुआ है वो हुआ है ऊपर की तरफ, बुलिश ब्रेकआउट, और यहां पे अब बाकायदा रीटेस्टिंग भी हुई है। ठीक है, रियल भी देखें, ये एक कैंडल वापस आई है, इसने टच किया है इसको, ये आप देख रहे हैं, ये रीटेस्टिंग है। तो अब आपने देखा कि रीटेस्टिंग भी हो गई, और फिर आपने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे एक जो ब्रेकआउट का प्रीवियस हाई था, ये पॉइंट बनता है, ठीक है जी, ये वाला। यहाँ पे आपने एक ये इस तरह से लेवल बनाया छोटा सा बारीक सा, ताकि आपको अंदाजा हो कि जैसे ही इस प्रीवियस हाई को तोड़ के कैंडल ऊपर जाए तो आपने यहां से बाय की ट्रेड पकड़नी है। क्यों? इसलिए कि आपको पता है कि यहां से अगर कैंडल एक दफा ऊपर चली गई तो फिर इसकी जो बड़े चैनल की अगली रेजिस्टेंस है वो काफी दूर है, काफी ऊपर है इसके मुकाबले में, सपोर्ट के मुकाबले में। तो यहां से इसके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि पीछे जो वेव चली है, ये देखें, ये वेव भी नीचे से हायर लो बना के अब ऊपर उठ रही है। तो यहां से भी अगर किसी ने ट्रेड इस छोटे चैनल के ब्रेक होने के ऊपर और ब्रेकआउट के ऊपर यहां से बाय की ट्रेड ली, ठीक है, दिमाग इस्तेमाल करके, तो वो कम से कम अगर यहां पे भी निकल गया तो अच्छा खासा प्रॉफिट ले लिया उसने। मेरी बात समझ गए हैं? अच्छा, अब यहाँ पे फिर आगे और चैनल बना लें, आप देखें, ये एक चैनल बना हुआ है, यहाँ पे चैनल बना हुआ है, तो चैनल की मुख्तलिफ शक्लें बन रही होती हैं, और वो आपको बड़ा चैनल बनाना इसलिए जरूरी होता है बड़े चार्ट के ऊपर, 4 घंटे या एक दिन के ऊपर, ताकि आपको जो बड़ा चैनल है उसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइंस नजर आए, और उसके बीच में जब आप छोटे चैनल बनाए तो उनके ब्रेकआउट के ऊपर आप सही जगह से सही ट्रेड ले सकें। जैसे मिसाल के तौर पे अब देखें, यहाँ पे ये ऊपर से आई नीचे, हमें पता है जी कि ये जो काली लाइन है नीचे, ये हमारी चैनल की बड़ी सपोर्ट की लाइन है। अब यहाँ पे टकराया इसने, अब दो ऑप्शन थे कि यहां से या तो ये टकरा के नीचे चली जाती कैंडल इसको तोड़ के, या फिर वापस ऊपर उठ जाती। तो ये हमें पता है कि बुलिश चैनल का ये हायर लो पॉइंट है, ठीक है ना। तो यहां से अगर ऊपर उठेगी तो हायर लो से ऊपर उठते हुए हमें बाय की ट्रेड लेनी होती है। तो अब यहां पे देखें, उसने वैसे ही कितनी जबरदस्त ट्रेड दे दी है। एक कैंडल घंटे वाली नीचे आई, टकराई, नीचे से रिजेक्शन मिली, देखें बायर इंटर हुए हैं, अगली कैंडल ऊपर चली गई है। तो यहाँ पे तो आपको क्लियर कट जो है ना, इस जगह से आपको ट्रेड मिल गई है। लेकिन अगर यहाँ पे आप चैनल बना लेते, ठीक है, यहाँ पे, तो आपको एक और बड़ी अच्छी ट्रेड मिल सकती थी एग्जैक्ट सही टाइम के ऊपर, जिसे हम मल्टी टाइम फ्रेम कहते हैं। ये आप देखें, अब मैं यहां से एवरेज में कुछ इस तरीके से चैनल बनने लगा है जी।
तो ये इसकी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तन्हाई में बैठ के, उस वक्त तक आपको ये तकरीबन कुछ इस तरह का चैनल बनेगा। ठीक है, अब आप देखें कि यहां से अगर तो आपने ट्रेड बाय की ले ली थी, वैसे ही के जी ऊपर कैंडल उठ गई है, इस कैंडल को देख के इस जगह से, फिर तो आप प्रॉफिट में जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे आपने देखा है, इस जगह पे तो आपने ये चैनल बनाया, आप देखें यहाँ पे चैनल टूटा ऊपर की तरफ, ठीक है, कैंडल ये ब्रेकआउट हुआ, लेकिन अगली कैंडल वापस आ गई, तो फेक ब्रेकआउट था। लेकिन यहां पे ये जगह ऐसी थी ये वाली कि अगर ये बहुत सारे लोगों ने यहां पे बाय की ट्रेड ली होगी, सिर्फ इस कैंडल के ऊपर जाके ब्रेकआउट करने के ऊपर। क्यों? और अगली कैंडल जैसे ही शुरू हुई थी यहां पे, इसलिए कि ये जगह ऐसी थी कि यहां पे अगर ब्रेकआउट रियल ना भी होता तो भी इसके चांसेस थे कि ये ऊपर जाएगी, क्योंकि ये नीचे बड़ी सपोर्ट के बहुत करीब है, और ऊपर देखें रेजिस्टेंस का लेवल कितना दूर है। तो अगर ये आधे रास्ते तक भी चली जाती तो हमें बड़ा अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था। तो अगर सही बड़ी सपोर्ट या बड़ी रेजिस्टेंस के लेवल के करीब से सही सिमत में ब्रेकआउट हो जाए छोटे चैनल का, तो वहां पे जरूरी नहीं होता कि ब्रेकआउट का इंतजार करें। मेरी बात समझ गए? लेकिन अब यहां पे क्या हुआ, फर्ज करें आपने ये ट्रेड ले ली इधर से कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन वो ट्रेड आपके खिलाफ भी तो जा सकती है। तो आगे क्या हुआ कि ना सिर्फ कैंडल अगली वापस आई चैनल में, बल्कि उसने चैनल को नीचे से तोड़ा। तो क्या आपको यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर देनी चाहिए थी लास्ट पे? नहीं। क्यों? आपके जहन में होना चाहिए कि ये छोटा चैनल नीचे की तरफ टूटा है, अब थोड़ा सा फासले पे ये बड़ी सपोर्ट का लेवल भी मौजूद है। तो आपको ट्रेड क्लोज कब करनी चाहिए थी नुकसान में? जब ये बड़े सपोर्ट के लेवल को तोड़ के कैंडल नीचे क्लोज होती इधर की पे। मेरी बात समझ गए? फिर आप समझते कि जी अब तो बड़ा सपोर्ट का लेवल भी टूट गया, अब थोड़े नुकसान पे ट्रेड क्लोज कर देनी चाहिए। तो अब देखें यहां से क्या हुआ कि वो वक्ती तौर पे नीचे आई तोड़ के, लेकिन फौरन उसने ठीक 2 से 3 घंटे के बाद देखें वो कितना ऊपर निकली है, और फिर देखें कितना आपको उसने प्रॉफिट दिया है। ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ वे में वो पहुंच गई है। तो इस तरीके से आपको ये चीजें जो है वो फायदा देती हैं चैनल बनाने वाली। वो कब? जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा जी, अब मैं वापस 4 घंटे के चार्ट पे आता हूँ, और चैनल्स की मुख्तलिफ शक्लें थोड़ी सी मैं जल्दी से बनाता हूँ यहाँ पे, जो जो बनी हुई हैं। अच्छा, अब आप देखें कि ये एक चैनल बन रहा है, एक ये कैंडल, ये दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल और चौथी कैंडल। ठीक है, इसका हम चैनल बनाते हैं जी यहाँ पे। वैसे तो हर जगह पे चैनल बन रहा है मुख्तलिफ शक्लों के, और इसकी एक लाइन ये आ गई, और एक लाइन जो है चैनल की जो दूसरी है, वो कुछ इस तरीके से बनी, देखें ये 3 कैंडल्स की। ठीक है जी, और इसमें आप देखें तो ये नीचे से जो डंडा है, ये वाली कैंडल जो है लंबी, अगर इसको आप डंडा समझ लें पूरा कैंडल की जगह। ठीक है, ये आप देखिएगा, ये कैंडल और ये चैनल, तो ये झंडे की तरह नजर नहीं आ रहा आपको? फ्लैग जैसे झंडा होता है, शक्ल बन गई ना झंडे की। तो वो फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ नीचे। ठीक है, ये देखें, फिर आ गया नीचे। अच्छा, इसी तरीके से ये भी एक चैनल होता है फ्लैग। ठीक है, फ्लैग बुलिश भी होता है और बेरिश भी होता है। ऊपर की तरफ जिसका मुंह हो उसको बुलिश कहते हैं, नीचे की तरफ जिसका ये मुंह हो, छोटे चैनल, डंडा ऊपर की तरफ और बाकी चैनल नीचे की तरफ, उसको बेरिश फ्लैग कहते हैं। अच्छा, इसी तरीके से आप यहाँ पे थोड़ा सा आगे अगर देखें, ये सारे चैनल्स बन रहे हैं छोटे छोटे, देखें। ठीक है, ये सारे यहाँ पे चैनल्स हैं।
लेकिन मैं जो मुख्तलिफ शक्लें हैं यूनिक वो बनाना चाह रहा हूँ, वो ढूंढ रहा हूँ। अब देखें ये चैनल भी यहाँ पे ब्रेक हुआ है और कितना जबरदस्त इसने बाय की ट्रेड दी है इधर से। ये वाला देखिएगा, ये चैनल बना था इधर, ये जो 4-5 कैंडल्स हैं ये देखें, और ये हायर लो की जगह है, ये देख रहे हैं। ये आप चेक करें, एक कैंडल, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे, बल्कि 24 घंटे तक, 4 घंटे की एक कैंडल है, 24 घंटे तक ये नीचे आया, ये चैनल बना। उसके बाद यहां से ये चैनल ब्रेक हुआ देखें, और उसके बाद ये प्रीवियस हाई से ऊपर कैंडल निकल गई, लोगों ने यहां से ट्रेड ली, क्योंकि ये हायर लो का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ है छोटे चैनल का। तो ये देखें कितनी जबरदस्त ट्रेड मिली। और इसी तरीके से यहाँ पे एक और चैनल बन रहा है, ये वाला बड़ा जबरदस्त। जैसे ये यहां से अगर मैं यहां तक लूं इस तरीके से, अब ये सारे भाइयों आपको समझ बात की तब प्रॉपर लगेगी जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये अंदाजे के लिए होता है, जरूरी नहीं है कि आपका और मेरा चैनल 100% एक जैसा ही हो। ठीक है, 19-20 का फर्क रहेगा, लेकिन मकसद क्या है कि इसकी वजह से हमें कुछ अंडरस्टैंडिंग हो, समझ आए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, और कहाँ से ट्रेड लेनी चाहिए। तो ये मुख्तलिफ शक्लें जो है देखें चैनल्स की इस तरीके से बनती है। ओके जी, अब मैं थोड़ा सा आपको आगे चलाता हूँ जी। आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, उसे हम कहते हैं सप्लाई और डिमांड। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मैं आपके साथ वाइट स्क्रीन शेयर करूं, ताकि आपको पहले कंसेप्ट क्लियर कर दूं, और उसके बाद फिर उसको हम चार्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे। अच्छा, याद रखने वाली बात है कि फॉरेक्स का जो नॉलेज है ना, उसमें जिस नॉलेज को सबसे ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं दुनिया में, सबसे ज्यादा, और जो आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है, प्रॉफिट प्रॉफिट वाली ट्रेड्स दे सकता है, उस नॉलेज का नाम है जी सप्लाई एंड डिमांड। ये मैं आज हम शुरू कर रहे हैं जी, सप्लाई और डिमांड जोन्स कैसे बनते हैं। ठीक है जी, यानी सप्लाई एंड डिमांड जोन्स, हम ये होते क्या हैं और ये बनाए कैसे जाते हैं। अच्छा, ये बात करने से पहले मैं आपको एक चीज, एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं, और इसको गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखें, जो एक मैच होता है ना, मैच, ठीक है, कोई भी मैच। यार ये अली साहब आप बार बार मेरी स्क्रीन के ऊपर लाइनें लगा रहे हैं, तो ये कोई मुनासिब बात नहीं है। या तो मैं फिर वो दूसरा है कि मैं ब्लॉक कर दूंगा, आप नहीं कर सकेंगे ना, वो टाइम जाया होता है फिर उस तरह से। अच्छा जी, एक जो मैच होता है, एक मैच में कितनी टीमें होती हैं यार। ऐसे कोई बीच में शगुफे भी होते हैं जिनको जितना मना करो उतना वो जो है ना, और ज्यादा वो तंग करते हैं बंदे को। ओके जी, मैं ये बात कर रहा था कि जिस तरह से एक मैच होता है ना, एक मैच जो है वो दो टीमों के दरमियान होता है। मैच में कितनी टीमें होती हैं, अमूमन दो टीमें होती हैं।
टीम ए और टीम बी, पहली टीम और दूसरी टीम, ऐसा ही है ना। दो टीमों के दरमियान ही मैच होते हैं, चाहे वो क्रिकेट का हो, हॉकी का हो, फुटबॉल का हो। याद रखने वाली बात है कि फॉरेक्स की जो ट्रेडिंग है ये भी एक मैच ही है, समझ लें। और फॉरेक्स में जो मुकाबला होता है ना ट्रेडर्स का, वो दो टीमों के दरमियान ही मुकाबला होता है। कैसे कि देखें, फॉरेक्स की दो टीमें हैं पूरी दुनिया में ट्रेडर्स की। एक जो टीम है जिसमें मैं और आप आते हैं, फर्ज करें इसको टीम ए कह लेते हैं, ठीक है जी। मैं, टीम ए में कौन होता है जी? मैं, आप और हमारी तरह के पूरी दुनिया में छोटे और बड़े ट्रेडर मिला के करोड़ों ट्रेडर्स, ठीक है। किसी का $100 का अकाउंट है, किसी का $1000 का अकाउंट है, किसी का $10,000 का अकाउंट है, किसी का $1,00,000 का अकाउंट है, किसी का $10,00,000 का अकाउंट है, किसी का 25-30 लाख डॉलर का अकाउंट है। ये सारे लोग करोड़ों की तादाद में हैं पूरी दुनिया में। तो ये सारे लोग मिलके ये टीम ए बना रहे हैं जी, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो टीम बी है ना, दूसरी टीम फॉरेक्स में, मैं अगले पेज पे चला जाता हूं, यहां पे लिखता हूं जी टीम ए और यहां पे लिखता हूं टीम बी। अच्छा, फॉरेक्स ट्रेडिंग दुनिया का एक ऐसा मैच है कि हर किसी को पहले से पता है कि कौन सी टीम ने जीतना है, विनर कौन सी टीम होगी। क्रिकेट का मैच आप देख लें, अगर वो सही तरीके से खेला जाए, दो नंबरी ना हो, तो पहले से तो हमें नहीं पता चलता ना, मैच जब तक खत्म नहीं होगा हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सी टीम जीतेगी। फुटबॉल का मैच देख लें, हॉकी का देख लें, सॉकर का देख लें, तो दुनिया का कोई जो दो टीमों के दरमियान खेले जाने वाला मैच है, उसमें आप पहले से नतीजा नहीं निकाल सकते कि कौन सी टीम विनर होगी और कौन सी टीम लूजर होगी, ऐसा ही है। लेकिन फॉरेक्स का मैच ऐसा है दो टीमों के दरमियान कि इसका पहले से हर किसी को पता है कि जीतना किसने है। कैसे? अच्छा, दोबारा मैं बात करता हूं कि टीम ए में मैं, आप और हमारी तरह के छोटे और बड़े करोड़ों की तादाद में करोड़ों ट्रेडर्स हैं जी, ठीक है। और टीम बी जो है, इसमें पूरी दुनिया के 1000 से लेके 2000, या चले 5000 कर लें, या 10,000 कर लें, 1000 से लेके 10,000 लोग हैं जी, बस 10,000 ट्रेडर्स हैं। तो अब ताकतवर टीम कौन सी होनी चाहिए जिसमें करोड़ों लोग हैं, और कमजोर टीम कौन सी होनी चाहिए जिसमें 1000 से लेके 10,000 तक लोग हैं, ठीक है। अब जीतना किसको चाहिए फिर? टीम ए को। लेकिन जीतती हमेशा टीम बी है। यहां पे क्यों? याद रखने वाली बात है कि एक दुनिया में मईशत का, यानी इकोनॉमिक्स का एक प्रिंसिपल है, ठीक है, मईशत का एक असूल है कि जब भी किसी चीज की कीमत बढ़ने लगती है, ऊपर जाने लगती है किसी भी चीज की, वो कीमत इसलिए बढ़ती है कि उसमें खरीदार ज्यादा हो जाते हैं, खरीदने वाले ज्यादा हो जाते हैं, और उसको बेचने वाले कम हो जाते हैं। क्या प्रिंसिपल है कि जब भी किसी चीज की कीमत बढ़ती है, किसी भी चीज की कीमत बढ़ने की, यानी कि ज्यादा अगर होने लग जाए, बढ़ने की वजह
उसमें खरीदारों की तादाद का ज्यादा होना होता है। ठीक है जी, बायर्स जब ज्यादा आ जाते हैं, यानी कि बायर्स, बाय के ऑर्डर लेने वाले जब ज्यादा हो जाएं और जो सेलर्स हैं, सेल के ऑर्डर लेने वाले और सेलर्स कम हो जाएं, तो चीज की कीमत, चीज कोई भी है उसकी कीमत ऊपर जाती है जी। ये असूल है दुनिया का, मईशत का। इसी तरीके से जो दूसरी चीज कि किसी भी चीज की अगर कीमत कम होती है, होना शुरू हो जाए, तो किसी भी चीज की कीमत कम होने या गिरने की वजह उसमें सेलर्स की तादाद ज्यादा होना होती है और बायर्स कम हो जाते हैं, और बायर्स कम होते हैं, इसलिए चीज नीचे गिरती है जी उसकी कीमत। ये बात क्लियर होगी। और याद रखिएगा कि सेलर्स को, जो सेलर्स होते हैं ना, सेलर्स कौन होते हैं जी? जो सेल की ट्रेड लेते हैं, जो चीज बेचने वाले होते हैं, उसको हम सप्लाई भी कहते हैं। सेलर का मतलब सप्लाई, और जो बायर्स होते हैं, चीजों की खरीदारी करने वाले, बाय के ऑर्डर लेने वाले, उनको बायर्स को डिमांड भी कहा जाता है। ये बात क्लियर होगी जी। तो अब सप्लाई का मतलब क्या हुआ? सेलर्स। और डिमांड का मतलब क्या? बायर्स, खरीदने वाले। हमने अभी सीखना है बायर, सॉरी, सप्लाई और डिमांड जोन। जोन कहते हैं इलाके को। चले, ऐसे ऐसे इलाके, ऐसी जगह चार्ट के ऊपर जहां पे सेलर और बायर ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं सप्लाई जोन और डिमांड जोन। अच्छा, अब आगे ये मैं जो कंसेप्ट आपको बता रहा था, अब आप देखें, मैंने आपसे कहा कि जो यहाँ पे विनर है ना, इस मैच की जो विनर है ना, वो ये होगी हमेशा, ये बी टीम होगी। क्यों? ये ऑलवेज विनर होगी जी। ठीक है, और ये जो बेचारी टीम है ना, मेरी और आप वाली, ये ऑलवेज लूजर है फॉरेक्स में। पहले से तयशुदा है, दीवार पे लिखी हुई बात है, पत्थर पे लिखी हुई बात, पक्की बात। ठीक है। क्यों? वजह ये है, देखें, कि फिर जब हमने ये दो चीजें नीचे लिख दी हैं कि किसी भी चीज की कीमत अगर ऊपर जाएगी तो क्यों जाएगी? अगर उसमें बाय के ऑर्डर ज्यादा लगेंगे तो कीमत ऊपर जाएगी। अगर कीमत नीचे जाएगी तो क्यों जाएगी? क्योंकि सेलर ज्यादा हो गए, सेल के ऑर्डर ज्यादा लगेंगे तो नीचे जाएगी। तो फिर फॉरेक्स की मार्केट ऐसी मार्केट है कि इसमें जिस टीम के पास पैसा ज्यादा होगा अकाउंट में, वही ज्यादा ट्रेडें लगा सकेगी ना, बाय कर सकेगी या सेल कर सकेगी। मेरी बात समझ गए? अब ये जो टीम ए है, ये करोड़ों लोग हैं। ये करोड़ों लोग मिला के भी इनके पास, बेचारों के पास, टोटल जो पैसा होगा इनके अकाउंट्स में ट्रेड करने के लिए, फर्ज करें वो होगा जी एक 10 अरब डॉलर। 10 अरब डॉलर। ठीक है, वो तीर मार लेंगे तो 20 अरब डॉलर, सबका मिला के करोड़ों लोगों का। वो तीर मार ले तो 100 अरब डॉलर हो जाएगा। ऐसा ही है ना? लेकिन ये जो टीम बी है, जिसमें चंद हजार लोग हैं, इसमें दुनिया के सारे खरबपति शामिल हैं।
यानी एक एक बंदा, एक एक कंपनी ऐसी है कि जिसके पास कई कई अरब डॉलर हैं। किसी के पास 50 अरब डॉलर है, किसी के पास 20 अरब डॉलर है, किसी के पास 100 अरब डॉलर है। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि फिर इनके पास तो कम से कम 2 से 3 खरब डॉलर तो हर वक्त होता है। खरब डॉलर, खरब का मतलब समझते हैं? एक खरब बराबर, एक जो एक खरब होता है ना, उसमें 1000 अरब होते हैं। तो 1 खरब डॉलर का मतलब 1000 अरब डॉलर। तो दो 40 50 या 100 200 अरब किधर गया? और एक ही खरब में देखें वो 1000 अरब होते हैं। तो फिर पैसा किसके पास ज्यादा है? इसके पास। तो ये लोग अगर चाहें, कीमत कौन फिर चलाते हैं फॉरेक्स की? अगर गोल्ड की या किसी भी चीज की कीमत ऊपर जाती है तो क्यों जा रही होती है? क्योंकि ये लोग उसमें ज्यादा ट्रेड लगा लेते हैं बाय की, क्योंकि पैसा इनके पास ज्यादा है। मार्केट उधर मूव करेगी, प्राइस उधर जाएगी जिधर ये लोग ट्रेड लगाएंगे। मेरी बात समझ गए? तो याद रखने वाली बात है कि ये लॉन्ग टर्म के विनर होते हैं। तो फिर ये टीम लॉन्ग टर्म में कभी भी विनर नहीं हो सकती। तो ये बेचारे फिर इसमें से कौन विनर है? अगर हम पैसा कमाना चाहते हैं, हम तो इस टीम में हैं, तो हम हमें मौका मिलेगा पैसा कमाने का। लेकिन कौन आदमी इसमें से पैसा कमाएगा? हम में से, टीम ए में से, जो थोड़ा थोड़ा पैसा कमाने के चक्कर में पड़ेगा, जो कहेगा कि नहीं मैंने तो पैसा ही बहुत कमाना है, मैंने तो जनाब अभी 1000 डॉलर को अभी मैंने 2000 करना है या 5000 डॉलर करना है, तो वो नहीं कमा सकता। क्योंकि उसको तो फिर वो एक दिन कमाएगा, अगले दिन वो सारे लेके मार्केट को दे के जान छुड़ाएगा। मेरी बात समझ गए हैं? तो ये बात हमेशा आपके जहन में रहनी चाहिए। ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया जी, कि फॉरेक्स में दो टीमें हैं और इस टीम को कहते हैं स्मार्ट मनी। इसका नाम मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अगर आपके पास टाइम हो तो आप वेब के ऊपर जाके ना, गूगल के ऊपर, तो आप एक चीज को जरूर स्टडी कीजिएगा, स्मार्ट मनी। इसको स्मार्ट मनी भी कहते हैं, स्मार्ट मनी। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर एक दिन में तकरीबन 7 से 8 खरब डॉलर का पैसा लगता है जी। कितना? 7 to 8 ट्रिलियन डॉलर एक दिन में। तो उसमें से 70% से ज्यादा पैसा जो है ना, वो इस टीम का होता है। 70% से ज्यादा। तो फिर विनर तो इन्होंने ही होना है ना, ये हमेशा के विनर हैं। ठीक है जी, ये कभी भी लूज नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पास पैसा ही इतना है। अब जैसे गोल्ड है, गोल्ड में ये ट्रेड लगाते हैं बाय की, जहां पे भी है आंखें बंद करके। तो वो गोल्ड कभी जीरो तो नहीं हो सकता। कितना नीचे आ जाएगा? वो जितना नीचे गोल्ड आएगा उतना नीचे से वो और ज्यादा ट्रेड बाय की करेंगे, और नीचे आएगा वो और ज्यादा बाय की ट्रेड करेंगे। मेरी बात समझ गया? तो फॉरेक्स में जो नुकसान करता है, या तो वो बंदा करता है जिसके अकाउंट में पैसा थोड़ा हो और लालच बहुत ज्यादा हो, वो हमेशा लूजर होता है। या फिर वो आदमी कि जो अन्यथा ट्रेडें लगा रहा होता है, वो लूजर होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब इस बात को, ये कंसेप्ट मैंने बताना जरूरी था, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है सप्लाई और डिमांड जोन्स का, ठीक है, उसमें ये कंसेप्ट समझ आना बहुत जरूरी है। अब आप देखें कि बात फिर ये हुई कि जो टीम ए है, ठीक है जी, टीम ए, और ये होगी टीम बी। अच्छा, इन दोनों टीमों के जो ट्रेडर्स हैं ना, उनमें भी फर्क है। ये खुद ट्रेड करते हैं जी। इस टीम में जितने भी लोग हैं ना, ये खुद ट्रेड करते हैं। यानी मैं खुद ट्रेड करता हूं, आप खुद ट्रेड करेंगे अपने अकाउंट के ऊपर, ऐसा ही है। लेकिन ये जो टीम है ना, इसमें वो जो चंद हजार लोग हैं, ये ये कभी भी खुद ट्रेड नहीं करते, कभी भी खुद ट्रेड नहीं करते। क्यों? एक अरबपति बंदा हो, आपका क्या ख्याल है कि वो खुद बैठ के ट्रेड करेगा? नहीं, वो कहेगा छोड़ो यार। बल्कि उसके लिए आसान काम क्या है कि वो मार्केट से
जो बेस्ट ट्रेडर होगा, जो तजर्बाकार ट्रेडर होगा, वो उसको सैलरी पे रख लेगा, वो उसे अच्छी सैलरी ऑफर करेगा, उसे कहेगा कि यार मैं आपको इतनी तनख्वाह देता हूँ, आओ ना मेरे लिए काम करो। मेरी बात समझ गए? वो उसको कहेगा कि भाई आप महीने में कितना कमा लेते हो अपनी ट्रेडिंग करके। वो कहेगा जी मैं, फर्ज करें कि मैं जी लाख रुपया कमाता हूँ, वो कहेगा ओके मैं आपको 10 लाख रुपया देता हूँ, आप मेरे लिए ट्रेड करो। तो समझे बात को? तो पूरी दुनिया के जो बेस्ट ट्रेडर होते हैं ना, बेस्ट जो ट्रेडर हैं, वो इन लोगों के लिए टीम बी की के लिए ट्रेड कर रहे होते हैं। तो फिर वो तुक्के से ट्रेड तो नहीं करेंगे? क्या ख्याल है आपका? एक तो उनके पास पैसा ही बहुत ज्यादा है, वो ज्यादा पैसा होने की वजह से वो उनका अकाउंट कभी वॉश हो ही नहीं सकता। दूसरा, वो ट्रेड खुद नहीं कर रहे, दुनिया के जो बेस्ट ट्रेडर्स हैं वो उनके लिए ट्रेड कर रहे हैं, वो गलत ट्रेड लेंगे ही नहीं। यानी उनकी हर ट्रेड में के प्रॉफिट में जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मेरी बात समझ गए? तो अब अगली बात इस कहानी की ये है कि ये जो ट्रेडर होते हैं ना, ये ट्रेडर्स ज्यादातर, ये इंपॉर्टेंट बात है, सप्लाई और डिमांड, एक मिनट वेट कीजिएगा जी, कोई है बाहर। ओके जी। तो मैं ये बात कर रहा था कि ये जो टीम बी के जो ट्रेडर होते हैं ना, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ये ज्यादातर सप्लाई और डिमांड के जो जोन्स होते हैं, जोन्स से ट्रेड लेते हैं। समझ लगी किसी बात की? तो किस्सा मुख्तसर ये भाइयों, के जो सप्लाई और डिमांड जोन्स है ना, यहां से जो आदमी जो सीख लेगा इनको बनाना, सबसे पहले अपने चार्ट के ऊपर, और उन सप्लाई और डिमांड जोन से जो आदमी ट्रेड लेगा, उसकी ट्रेड प्रॉफिट में जाने के चांसेस 70 से 80% लाजम होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे ये जो बड़े पैसे वाले लोगों के ट्रेडर होते हैं, वो वहां से वो ट्रेड में इंटर होते हैं। तो वो जब ट्रेड में इंटर होंगे तो उनकी ट्रेडें तो फिर बहुत बड़े वॉल्यूम की होंगी ना, 500 स्टैंडर्ड लॉट, 1000 स्टैंडर्ड लॉट, 50,000 स्टैंडर्ड लॉट, 1 लाख स्टैंडर्ड लॉट, क्योंकि उनके पास अरबों डॉलर पड़ा हुआ है अकाउंट्स में। मेरी बात समझ रहे हैं? तो वहां पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंटर होता है, तो मार्केट एकदम से फिर मूव करती है। तो इसलिए ये सप्लाई और डिमांड जोन्स को बनाने का तरीका भी आना चाहिए, और उसके ऊपर ट्रेड करने की आपको प्रैक्टिस भी करनी है। और मजे की बात यह है कि इसको समझना बहुत आसान है। ठीक है जी। यानी मेरे ख्याल में तो सबसे जो आसानी से समझ आने वाली चीज है ना, वो ये है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है मेरे पास, सिर्फ 15 से 20 मिनट और हैं, क्योंकि मैंने आगे कहीं पे मूव करना होता है। ओके जी। अब अगले पेज के ऊपर, अच्छा, अब याद रखने वाली बात एक और भी है कि ये हम पढ़ने लगे हैं सप्लाई और डिमांड जोन को। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड हमारा टॉपिक है अभी। अब जो मैं बात कर रहा हूं ये इस हवाले से कर रहा हूं। तो सप्लाई और डिमांड
में 4 तरह की कैंडल्स की मूवमेंट होती है, मूवमेंट होती है। पहली ये समझ आ जाएगी, जब बड़ा सिंपल है, जब मैं लिखूंगा ना तो आपको समझ आ जाएगी। पहली जी, 4 तरह की मूवमेंट होती है कैंडल्स की। पहली, अच्छा एक चीज उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉरेक्स में मिसाल के तौर पे एक कैंडल, ये इस तरह की मूवमेंट, ये ग्रीन कैंडल है, उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल बनी इस तरीके से, ठीक है। तो ये कैंडल्स हमें क्या बता रही हैं कि ये प्राइस ऊपर जा रही है ना। ये कैंडल्स ये बता रही है कि प्राइस किधर जा रही है जी, प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है। तो प्राइस ऊपर जाने को, प्राइस ऊपर जा रही है का मतलब ये भी होता है कि कैंडल्स रैली कर रही हैं, कैंडल्स रैली, RALLY, रैली कर रही हैं। या यानी प्राइस ऊपर जा रही है। इसको आप ये भी कह सकते हैं फॉरेक्स की जुबान में, सप्लाई और डिमांड की जुबान में, कि कैंडल्स रैली कर रही हैं। क्या कर रही हैं? रैली कर रही हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर कैंडल्स इस तरीके से हों, ठीक है, एक कैंडल या एक से ज्यादा कैंडल्स, ठीक है, रेड कैंडल्स, इसका मतलब क्या है कि प्राइस नीचे जा रही है। कैंडल्स रेड एंड नीचे, यानी कि प्राइस नीचे गिर रही है। तो इसका मतलब ये है कि कैंडल्स या प्राइस नीचे जा रही है, प्राइस नीचे जा रही है। या इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि कैंडल्स ड्रॉप, ड्रॉप को ऐसे लिख देता हूं मैं, ड्रॉप कर रही हैं, ठीक है जी। अब बात एक ही है, प्राइस नीचे जा रही है या कैंडल्स ड्रॉप कर रही हैं, लेकिन ये लफ्ज आ गया ड्रॉप, DROP, ड्रॉप। इधर एक लफ्ज आया था रैली, ठीक है जी। अच्छा, इस तरह से भी होता है कि कैंडल इस तरीके से हो, मिसाल के तौर पे ये आप देखिएगा, एक ये कैंडल है, इसके बाद कुछ इस तरीके से कैंडल बन गई, ठीक है, इसके बाद एक कैंडल फर्ज करें कुछ इस तरीके से बन गई। तो ये क्या कर रही हैं? ये 3 कैंडल्स हैं या 4 कैंडल्स हैं इसी तरह की। तो क्या ये रैली कर रही हैं कैंडल्स? इनको देख के आप क्या कहेंगे? या ये ड्रॉप कर रही हैं, नीचे जा रही हैं? नहीं, इसको हम कहेंगे, इस पैटर्न को, कि ये कैंडल्स साइडवेज, यानी एक ही जगह पे रुकी हुई है, ऐसा ही है ना। तो इसको कहते हैं बेस। तो 3 लफ्ज ये नेम मैंने आपको बताए इसमें, रैली, ड्रॉप और बेस। ये पहला, ये दूसरा, ठीक है, और ये तीसरा। तो ये जो सप्लाई और डिमांड का जो है ना कंसेप्ट, इसमें ये 3 लफ्ज इस्तेमाल होंगे। कौन से? एक रैली, एक ड्रॉप और एक बेस। सिंपल है समझना, अगले पेज पे करते हैं। तो मैंने जो अभी बात की थी कि इसकी 4 तरह की, 4 तरह की कैंडल्स की मूवमेंट होती हैं जी, कैंडल्स की मूवमेंट होती हैं सप्लाई और डिमांड में, सप्लाई एंड डिमांड में। वो कौन सी हैं 4 तरह की? यहां पे लिख देता हूं। पहला, कि मिसाल के तौर पे ये देखें, ये कैंडल्स बनी ग्रीन 1 2, ये क्या किया है कैंडल्स ने? रैली की है, क्योंकि प्राइस ऊपर गई है ना, ग्रीन कैंडल्स प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे रैली, ये 2 कैंडल्स ने रैली की है।
अगर तीसरी कैंडल है तो भी रैली की है, ठीक है, ज्यादा कैंडल्स हैं तो भी कैंडल्स रैली कर रही हैं। अच्छा, इसके बाद फर्ज करें यहां पे कैंडल रास्ते में एक इस तरीके से बनती है यहां पे, तो ये क्या कर रही है, ये कैंडल रुक गई है ना, ये अब इसने जो रैली का पैटर्न था उसको तोड़ दिया अगली कैंडल ने भी, ठीक है। और अब ये क्या बना, ये तीन कैंडल्स हैं या दो कैंडल्स हैं या एक कैंडल है, ये कंफ्यूजन वाली कैंडल्स हैं। बायर और सेलर जो है वो 50-50% कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे, इन तीन कैंडल्स को या एक कैंडल को या दूसरी को या तीन या इस तरह की और भी जितनी भी कैंडल्स आगे बनती जाएंगी, हम इसे कहेंगे कि ये इन्होंने बेस बना दी है यहाँ पे, ठीक है, जिसे आप साइडवेज कहते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, फर्ज करें यहां से, फिर यहां से जब निकले कैंडल तो ये इस तरीके से बनना शुरू हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे कि कैंडल्स ने फिर रैली करना शुरू कर दी है, ये फिर रैली करना शुरू कर दी है। तो एक पैटर्न तो ये होगा जिसे हम कहेंगे रैली, ठीक है, बेस और रैली पैटर्न, ठीक है। इसको आप शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं आर बी आर, आर रैली के लिए, बी बेस के लिए और आर फिर रैली के लिए, ठीक है। इसकी शक्ल इस तरीके से बनेगी कि कैंडल्स पहले ऊपर गई, फिर बेस बनाया, ठीक है, और फिर रैली, फिर ऊपर जाना शुरू कर दिया, रैली करना शुरू कर दिया। एक तो ये पैटर्न हो गया, इस तरह के चार पैटर्न बनते हैं। दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है, ठीक है जी, दूसरा पैटर्न ये हो सकता है कि यहां पे मैं लिखता हूं, अब आपको ज्यादा समझ आना शुरू हो जाएगी कि पहले कैंडल ने रैली की, ठीक है, यानी नीचे से ऊपर गई, और उसके बाद फिर कैंडल्स ने बेस बनाया, और फिर बेस के बाद रैली करने की बजाय ड्रॉप होगी, नीचे गिरना शुरू हो गई, ठीक है जी, ड्रॉप। तो इसको आप कहेंगे कैसे, आर यानी रैली, बी बेस और आर की जगह डी आ जाएगा ड्रॉप। तो इसकी शक्ल कैसे बनेगी वेव की, वो इस तरीके से बनेगी, देखिएगा कि ये रैली बनी थी, यानी कि कैंडल्स ऊपर गई, रैली, फिर कैंडल्स ने बेस बनाया, ठीक है जी, रुका, ये बेस, ये रैली थी, ये बेस है, ठीक है, और इसके बाद फिर कैंडल ड्रॉप हो गई नीचे, ठीक है जी, ये देखें अब नीचे जा गई, ड्रॉप हो गया, ठीक है जी, ये शक्ल ये बन गई। तो इसको कहते हैं रैली, बेस और ड्रॉप पैटर्न। इसी तरीके से अब जो तीसरा यहां पे बनेगा सीक्वेंस, वो क्या बनेगा, उसको हम कहेंगे कि कैंडल्स फर्ज करें ऊपर से नीचे आ रही थी, ड्रॉप हो रही थी, और ड्रॉप होते होते रुकी, उन्होंने बेस बनाया, ठीक है, और फिर ड्रॉप हो गई, बेस बनाने के बाद फिर ड्रॉप हो गई। तो ये पैटर्न, इसको हम कहेंगे डी यानी ड्रॉप, बी और डी, ड्रॉप बेस ड्रॉप पैटर्न, ठीक है जी। इसकी शक्ल कैसे बनेगी, सिंपल, कि पहले ड्रॉप हो रही थी कैंडल, एक दो तीन चार जितनी भी, उसके बाद यहां पे रुकी कैंडल्स, बेस बनाया, ठीक है, ये बेस बन गया, ये नीचे जा रही थी, ठीक है, और बेस बनाने के बाद फिर आगे जब निकली तो फिर ड्रॉप करना शुरू कर दी, प्राइस नीचे, ठीक है। तो ये देखें, ये भी ड्रॉप, ये बेस और ये ऊपर ड्रॉप, तो ये पैटर्न बन गया जी, ठीक है जी। और चौथा और आखिरी पैटर्न जो है इसमें, वो बनेगा कौन सा, एक रह गया है, वो क्या हो सकता है कि पहले ड्रॉप किया ऊपर से, प्राइस ऊपर से नीचे आई,
फिर उसने बेस बनाया, बेस बनाने के बाद ड्रॉप होने की बजाय उसने फिर ऊपर जाना शुरू कर दिया, रैली करना शुरू कर दिया, रैली। ठीक है जी, इसको आप क्या कहेंगे शॉर्ट में? ड्रॉप का मतलब डी, बेस का मतलब बी, और फिर आर का मतलब रैली, ये। और इसकी शक्ल कैसे बनेगी? बहुत सिंपल है। ठीक है, ड्रॉप का मतलब ये पहले प्राइस नीचे जा रही थी, फिर यहाँ पे बेस बना, ठीक है, फिर जो है ड्रॉप होने की बजाय ग्रीन कैंडल्स आपको ज्यादा नजर आएंगी, प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, ये देखें फिर रैली शुरू हो गई। तो ये 4 तरह के पैटर्न होते हैं जी चार्ट के ऊपर, जो जो सप्लाई और डिमांड जिनकी वजह से हम बनाते हैं। या ये बात क्लियर है जी? यहाँ पे बहुत सिंपल है, मेरे ख्याल में इसमें हर किसी को समझ आ गई होगी। अगर अभी समझ नहीं आई तो आपको जब ये वीडियो मिलेगी तो इसको बार बार देखिएगा, तो आपको फिर समझ आ जाएगी। ठीक है, बाकी आगे आपको अभी और ज्यादा समझ आ जाएगी। ओके जी, अब होता क्या है अगले पेज के ऊपर कि ये देखिएगा, अब ये ट्रेंड चल रहा है जी, प्राइस जा रही है, ये कैंडल्स जा रही है बाय की। ठीक है, लॉन्ग टर्म में ज्यादा कैंडल्स बाय में जा रही है। ठीक है, बीच में इक्का दुक्का कैंडल होगी जो रेड भी नजर आएगी, लेकिन ज्यादातर कैंडल जो है वो आपको ग्रीन नजर आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये रैली रैली चल रही है, रैली, प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है, ग्रीन कैंडल्स बन रही है। अब यहां पे एक कैंडल ऐसी है, ठीक है, ये देखिएगा यहां पे, ठीक है, ये मैंने देखे कितनी कैंडल्स बनाई, 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स। 6 कैंडल्स में आप देखें कि एक कैंडल, 2 3 4 5, ये 5 कैंडल जो मैंने यहां पे बनाई है, ये हर कैंडल नीचे से ऊपर जा रही है। ऐसा है कि नहीं? प्राइस ऊपर लेके जा रही है। एक कैंडल जो है, ये रेड वाली जो मैंने बनाई है छठी, ये ऐसी शक्ल बन गई बीच में कि जिसने इन 5 कैंडल्स का जो सीक्वेंस था ना ऊपर जाने का, उसको तोड़ दिया है। अब इस अकेली कैंडल को, जो रेड कैंडल है, इसको देख के आप क्या कहेंगे कि यार जो प्राइस 5 कैंडल्स ऊपर लेके जा रही थी, ये छठी कैंडल ने उस सिलसिले को रोक दिया है यहां पे। मेरी बात समझ गए? अब हो सकता है कि ये अकेली कैंडल बने इस तरह की, और इसके बाद यहां से फिर वही सिलसिला शुरू हो जाए, ठीक है, आगे फिर यही रैली शुरू हो जाए। तो ऐसी सूरत में ये जो अकेली कैंडल है ना, ये वाली, इस कैंडल को आप बेस कहेंगे। ये पीछे रैली थी, ये बेस बनी, और यहां पे फिर ये रैली शुरू हो गई है आगे। कंसेप्ट समझ आ गया आपको? अच्छा, बाज़ औक़ात, अक्सर औक़ात ऐसा भी होगा क्या कि ये रैली चल रही थी, ठीक है जी, और यहां पे अब देखें ये कैंडल, एक शक्ल ऐसी नजर आ गई आपको, जिसने वो ऊपर जाने की सिलसिला था उसको रोक दिया है। फिर कुछ इस तरीके से यहां पे, ठीक है, फिर कुछ इस तरीके से, और हो सकता है कुछ इस तरीके से। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे ये सारा जो एरिया है, ये वाला, ये सारे एरिया में जितनी भी कैंडल्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, वो सारी का सारा एरिया क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। क्यों? इसने ये जो रैली ऊपर प्राइस लेके जा रही थी, ये वाली, ये रैली हो रही थी ना, ये इधर, इसको, बेशक ये 2 कैंडल्स हैं या 3 कैंडल्स हैं या 4 कैंडल्स हैं रैली वाली, हमें साफ पता चल रहा था कि प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है। अब यहाँ पे इन कैंडल्स ने, ये जो है इधर, इन्होंने क्या किया कि वो प्राइस को ऊपर जाने से रोक दिया है, और यहाँ पे प्राइस को रोक दिया है एक जगह पे। तो इस सारे एरिया को फिर हम बेस कहेंगे। अच्छा, उसके बाद, बेस के बाद फिर देखेंगे कि वो प्राइस क्या ऊपर गई है, रैली किया है उसने, या कि दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, कि या तो ऊपर जाएगी प्राइस, रैली करेगी, या ड्रॉप हो जाएगी। फर्ज करें यहां से नीचे ड्रॉप हो गई है, तो ये पैटर्न कौन सा बन जाएगा? RBD, रैली बेस ड्रॉप। ये बात क्लियर हो गई जी? ओके जी, अब जल्दी चार्ट पे चलते हैं जी, लाइव चार्ट के ऊपर। और यही चीजें अब मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर जाके
कुछ बताने की कोशिश करता हूं। बस चार्ट जरा आ जाए सामने। ओके जी, आप देखिएगा ये चार्ट कोई भी हो, किसी भी पेयर का हो, ठीक है जी, कैंडल्स नजर आनी चाहिए उसमें। तो अब आपकी मर्जी है, आप कम से कम इसमें आप क्या कर लें कि आप चलें, शुरू में हम शुरू करते हैं जी 4 घंटे के चार्ट से। ठीक है जी, आप थोड़ी सी कैंडल्स को ज्यादा लाएं और यहां पे आप देखिएगा कि आपको ये लें जी, अब यहां पे मैंने ये लिखना है कि कहां से कहां तक रैली हुई, कहां से कहां तक ड्रॉप हुआ और कहां से कहां तक बेस बनी। ठीक है जी, अब आप देखिएगा कि यहां से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल हो जाएगा। अब देखें ये जो दायरा है, इस दायरे के अंदर 2 कैंडल्स हैं रेड, ये लें जी, ये 2 रेड कैंडल्स है ना इस दायरे के अंदर। तो ये क्या हुआ, ये प्राइस 2 कैंडल बता रही है कि प्राइस ड्रॉप हुई है, गिरी है नीचे। क्लियर हो गया जी। अच्छा, सिर्फ नीचे एक कैंडल है यहां पे, ये अकेली छोटी सी कैंडल देखें कंफ्यूजन वाली, वो क्या बता रही है, उसने नीचे गिरने का जो अमल था ना, प्राइस के ड्रॉप होने का, उसको रोक दिया। ठीक है जी, इसको मैं साइज को थोड़ा बड़ा करता हूं। ये जो अकेली कैंडल है, मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूं, ये इस दायरे के अंदर जो कैंडल है, इसको साइज को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहां से, लेकिन फिर दायरा उधर चला जाएगा। ओके, ये वाली कैंडल, इस केस में ये वाली कैंडल, ये, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, इसने बेस बनाया ये यहां पे, अकेली कैंडल ने, उससे पीछे ये रैली थी, सॉरी ड्रॉप था, ये वाली 2 कैंडल जो थी ड्रॉप। और इसके बाद फिर देखें यहां से लेके ये जो 2 कैंडल्स है ना, इन्होंने रैली किया है, समझ लगी है। तो अब इस दायरे के अंदर, ये जो मैं सारा बड़ा दायरा करने लगा हूं, इस दायरे के अंदर जो पैटर्न चला है, इस दायरे के अंदर वो पैटर्न कौन सा चला है जी, ये पैटर्न चला है, पहले ड्रॉप हुआ जी डी, फिर बेस बना और फिर रैली बनी, ये पैटर्न चला है जी, डीबीआर। समझ लगी बात की। अच्छा, उससे आगे अब आप देखिएगा कि ये जो यहां से लेके ना, इतनी जगह है यहां से लेके, और ये सारी जगह जो है ना, इस नीले दायरे के अंदर ये बेस बना हुआ है जी। ये क्या बना हुआ है, ये बेस बना है। क्यों, इनमें से जितनी भी कैंडल्स हैं, कितनी कैंडल्स हैं,
1 2 3 4 5 6 7, ये सारी की सारी कैंडल्स ऐसी हैं जो एक ही जगह पे खड़ी हैं, प्लस 19-20 के फर्क से, ना कोई ज्यादा ऊपर जा रही है ना ज्यादा नीचे जा रही है। ये दो आखिर में ग्रीन कैंडल्स हैं जो ऊपर गई हैं, लेकिन उनका साइज ये जो पिछली बड़ी कैंडल्स थी उनसे बहुत छोटा है। मेरी बात समझ गए? उसके बाद क्या हुआ, ये आप देखें कि ये एक कैंडल, अकेली कैंडल है, देखें कितनी बड़ी है, रेड। इसने, इसको हम क्या कहेंगे, ड्रॉप। ये ड्रॉप कैंडल है, रेड कैंडल अकेली है बेशक, लेकिन देखें ना इसने कितनी कैंडल्स का फासला तय किया है नीचे गिरते हुए। तो ये भी अकेली कैंडल ने रैली की है। और फिर ये आगे देखें, यहाँ पे ये जो 3 कैंडल्स हैं, इन्होंने क्या बनाया है, इन्होंने बनाया है बेस। फिर तो ये अकेली कैंडल रेड वाली ड्रॉप, ये 3 कैंडल्स मिलकर इन्होंने बेस बनाया। और फिर जो आगे ये वाली अकेली कैंडल है रेड, इसने अकेली कैंडल ने क्या बना दिया, ड्रॉप। ठीक हो गया जी। तो अब इस पैट यहां से, अब आप देखिएगा कि इस दायरे के अंदर, इस दायरे के अंदर, नीले दायरे के अंदर जो पैटर्न चला है, ठीक है, वेव का, इसको हम कहेंगे पहले ड्रॉप हुआ, अकेली कैंडल, क्योंकि साइज बड़ा है रेड कैंडल का, काफी फासला तय किया है उसने। उसके बाद 3 कैंडल्स ने मिलके बेस बनाया, और फिर एक ही कैंडल ने, ठीक है, ये वाली जो रेड कैंडल है नीचे, उसने फिर ड्रॉप किया, क्योंकि बड़ा साइज है ना उसका, अकेली कैंडल का भी। तो ये पैटर्न बना है जी, ड्रॉप बेस ड्रॉप, इस नीले दायरे के अंदर। समझ आई बात की? और फिर देखें अब ये कितनी कैंडल्स हैं इधर, यहाँ पे इन सारी कैंडल्स ने, ये चौथी को भी शामिल कर लें, ये फिर बेस बनाया है इन्होंने। ठीक है, अगर गौर से देखें तो ये इतना सारा जो दायरा है, ये इतना सारा, ये सारा बेस ही नजर आ रहा है कि एक ही जगह पे प्राइस मूव कर रही है, एक कदम ऊपर एक कदम नीचे। ये सारे को आप बेस ही कंसिडर करेंगे। अगर अभी समझ नहीं आई तो आगे चल के समझ आ जाएगी। बात क्लियर हुई जी? तो इस तरीके से चार्ट के ऊपर हमने ड्रॉप बेस रैली, या ड्रॉप बेस ड्रॉप, या रैली बेस पैटर्न ढूंढने होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आगे बड़ा सिंपल है ये, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, हर जगह पे देखें आपको यही चीज नजर आ रही है। अब इसमें सबसे मजेदार बात पता क्या है, सप्लाई और डिमांड की, कि इसमें आप ये याद रखें कि जो 15 मिनट का चार्ट है ना, का चार्ट भी बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। लेकिन किस में, यहां पे पहले मैं लिख देता हूं, सप्लाई एंड डिमांड में, इस टेक्निक में, सिर्फ मैं इस टेक्निक की बात कर रहा हूं, सप्लाई और डिमांड की। ठीक है, कि इसमें 15 मिनट के चार्ट पे भी जो आप सप्लाई या डिमांड के जोन बनाएंगे ना, वो भी बहुत ताकतवर होते हैं। और अगर आप 30 मिनट के चार्ट पे आ जाएं तो वो तो फिर 15 मिनट से भी ज्यादा ताकतवर होता है। और अगर आप 1 घंटे पे आ जाएं, वो उससे भी ज्यादा ताकतवर होता है। तो बस ये मैक्सिमम इसमें आपने 4 घंटे तक जाना होता है, बस काफी है, इससे बड़े चार्ट की जरूरत नहीं होती। ये बात क्लियर हुई? कैसे आगे चलते हैं जी, कि अब हमने जोन बनाने कैसे हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि 4 घंटे के जोन ही बनाता हूं जो चार्ट ओपन हुआ हुआ है। ठीक है जी। लाइव जहां पे कैंडल चल रही है, ठीक है, ये देखें, ये कैंडल लाइव चल रही है। और इससे पहले पीछे माजी में जो कैंडल्स क्लोज हो चुकी हैं, वहां पे आपने देखना है, पीछे पैटर्न ढूंढना है कि जो आखिरी पैटर्न हमें मिल रहा है वो क्या पैटर्न बना हुआ है।
आप देखें ये ड्रॉप हुई है एक कैंडल, ये ड्रॉप हुई है ना, कितनी बड़ी अकेली कैंडल है 4 घंटे की, ये ड्रॉप हुई, ठीक है। उसके बाद ये बेस बना था, ये देखें 1 2 और 3 कैंडल ने यहाँ पे बेस बनाया है। फिर अकेली कैंडल ये थोड़ी सी बड़ी है रेड ये वाली, इन 3 कैंडल्स की निस्बत जो बेस बनाया था, ये आप देखिएगा, मैं इधर थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक दफा फिर, कि ये इस कैंडल की बात कर रहा हूं मैं, ये अकेली कैंडल ड्रॉप हुई, कितनी प्राइस नीचे आई, 1 2 3, इन 3 कैंडल्स ने मिलके फिर यहाँ पे बेस बनाया, और फिर ये अकेली कैंडल जो रेड है, अब देखें इसको 4 घंटे की कैंडल है, 4 घंटे तक प्राइस नीचे गिरती रही, इसको आप कह सकते हैं कि ये क्या बना, ये ड्रॉप हुआ, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, और उसके बाद से, इस ड्रॉप के बाद से अभी तक, ठीक है ना, फिर आगे देखें, फिर छोटा सा बेस ये भी बना हुआ है, ये यहां पे ये भी बेस बना हुआ है, और उसके बाद ये जो कैंडल है ये भी ड्रॉप बना हुआ है, ठीक है। तो अब इसके बाद से अभी तक वो प्राइस ऐसे लग रहा है कि इसी लेवल के बीच में ही चल रही है, यानी कि साइडवेज में चल रही है। तो अब यहां पे आप देखिएगा कि मैं जोन बनाने लगा हूं जी, इसको सारे को साफ करता हूं। एक तो हमारा ये जो पहला बड़ा ड्रॉप हुआ था, ठीक है ना, एक जोन तो हमारा बनेगा यहां पे। वो जोन कैसे बनेगा, मैं इधर से ये रेक्ट टूल्स में आके ये रेक्टेंगल को क्लिक करता हूं, ठीक है। और ये हमारा जो पहला बेस था, इसका मैं कलर सारे को, ये इसको ना, ये जो बेस है इसको मैं एक डब्बे में ले आता हूं, और ये लें जी, ये जो हमारा बेस है ना ये वाला, इसको मैं इस बेस की जितनी मोटाई है, ये लें, ये जो बेस बना हुआ है ना यहाँ पे, ये देखें, मैंने बेस के अंदर 1 2 3 4 कैंडल्स हैं, मैंने चारों कैंडल्स का मैक्सिमम जो लो पॉइंट था और मैक्सिमम हाई पॉइंट था उतना मोटा कर दिया है इसको, अपने पट्टी को, और आगे फ्यूचर में मैंने खींच दिया है, ठीक है जी। अब इस बेस के बाद यहां पे आप गौर करें कि ये जो मैंने बेस बनाया है, इतना यहां से लेके यहां तक, ये जो कैंडल्स हैं, ठीक है, इसमें 4 कैंडल्स हैं, ठीक है ना। तो ये बेस बना, बेस के बाद अकेली कैंडल जो है वो हुई ड्रॉप, ये याद रखने वाली बात, कि जब भी बेस के बाद कैंडल एक या एक से ज्यादा ड्रॉप होती हैं, तो वो जो पिछला बेस होता है ना, वो सप्लाई जोन कहलाता है, सप्लाई जोन। सिंपल, कि बेस बनी, अगर बेस के बाद कैंडल एक या एक से ज्यादा ड्रॉप हुई है, तो वो जो पिछला बेस था उसको आप सप्लाई जोन कहेंगे। और अगर बेस के बाद, ये देखिएगा ये बेस बना है यहां पे, ये सारा बेस बना हुआ है, और अगर बेस के बाद अगली कैंडल जो है वो रैली करे, ऊपर जाए, तो इस पिछले बेस को डिमांड जोन कहेंगे। समझ आई बात की, कि अगर बेस के बाद, बेस बनने के बाद कैंडल जो हैं वो ड्रॉप हो जाएं, एक या एक से ज्यादा बड़े वॉल्यूम वाली बड़ी कैंडल्स, ठीक है जी, तो
वो जो बेस होगा वो मुस्तकबिल के लिए, आने वाली कैंडल्स के लिए सप्लाई जोन बन जाएगा। और अगर बेस बनने के बाद कैंडल्स रैली करें, ऊपर जाएं, तो वो जो पिछला बेस होता है वो मुस्तकबिल के लिए डिमांड जोन बन जाता है। ठीक है जी। मैंने आपको बताया था कि सप्लाई जोन में कौन मौजूद होते हैं। सप्लाई जोन का दूसरा मतलब क्या है? सेलर्स। तो भाइयों, अब ये जो पट्टी मैंने बनाई है ना, सप्लाई जोन येलो वाली, इसमें ट्रेडर्स ये जोन बना के बैठे हुए हैं। ये 4 घंटे का जोन है, सप्लाई जोन। याद रखिएगा कि जब कभी मुस्तकबिल में, ठीक है, जब कभी मुस्तकबिल में ये कैंडल इस जोन को टकराएगी, जब भी, हो सकता है आज ना आए, जब कभी कैंडल ऊपर आएगी ना, तो ये जो सप्लाई जोन है, इसमें लोगों ने, जो बड़े बड़े, वो जो स्मार्ट मनी वाले टीम बी के जो ट्रेडर हैं, उन्होंने बड़े बड़े सेल के ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर लगा के छोड़ दिए हुए हैं। क्या लगा के छोड़ दिए हुए हैं? सेल के पेंडिंग ऑर्डर यहां पे उन्होंने छोड़ दिए हुए हैं। सॉरी, सेल के सेल्स पेंडिंग ऑर्डर्स। और अगर ये 4 घंटे का, 1 घंटे का या 30 मिनट का जोन है, तो इसमें पेंडिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा होंगे। अगर 15 मिनट का है, छोटा चार्ट है, तो कम होंगे। अगर 30 मिनट का है तो डबल होंगे, ज्यादा। अगर 1 घंटे का है तो बहुत ज्यादा होंगे। अगर 4 घंटे का है फिर तो हद से ज्यादा होंगे यहाँ पे सेल के पेंडिंग ऑर्डर। मेरी बात समझ गए हैं? तो अब अगर ये प्राइस, जब भी कैंडल नीचे से ऊपर आएगी, तो क्यों आएगी? इसलिए ना कि इसमें बायर ज्यादा होंगे। अगर ये प्राइस ऊपर जाएगी तो इसलिए ऊपर जाएगी ना, क्योंकि बायर ज्यादा होंगे तो प्राइस ऊपर जाएगी। तो फर्ज करें कि जैसे ही यहाँ पे इस लेवल को टकराए या इसके अंदर पहुंचे, और वहां पे जितने बायर्स के ऑर्डर थे उससे कहीं ज्यादा सेल के ऑर्डर एकदम से वहां पे एक्टिव हो जाएं, लग जाएं, तो प्राइस किधर जाएगी? सेलर ज्यादा हो जाएंगे, बायर कम हो जाएंगे, तो एकदम से प्राइस नीचे शूट मारेगी इधर से। मेरी बात समझ गए हैं? तो याद रखिएगा कि जो सप्लाई जोन होते हैं, उसमें एक तो लोगों ने पहले से, जो मजबूत सप्लाई जोन है वहां पे लोगों ने पहले से सेल के पेंडिंग ऑर्डर लगा के छोड़े हुए होते हैं कि जब कभी प्राइस इस जोन को टकराए तो यहां से हमारा सेल का ऑर्डर खुद ब खुद लग जाए। और सेल के जो पेंडिंग ऑर्डर होते हैं वो कौन से होते हैं जी? सेल लिमिट। ठीक है। और एक ऑर्डर होता है सेल स्टॉप। ये दोनों मुख्तलिफ हैं। ठीक है, अगले सेशन में मैं आपको इन दोनों में फर्क बता दूंगा, याद करवाइएगा कि सेल लिमिट में और सेल स्टॉप की ट्रेड में ये दोनों पेंडिंग ऑर्डर हैं सेल के। ठीक है, लेकिन दोनों में फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। अभी बता दूं कि अगर प्राइस नीचे है सप्लाई जोन से, आप चाहते हैं कि जब प्राइस कभी इस जोन को टकराए और यहां से आपका सेल का ऑर्डर लग जाए और अगर नीचे जाए तो आपका प्रॉफिट हो, तो फिर सेल लिमिट लगाएंगे यहां पे। ठीक है, सेल लिमिट। लेकिन अगर प्राइस ऊपर से आ रही है, गिर रही है, और आप कहते हैं कि इस जगह से पहले सेल का ऑर्डर लगे फिर प्राइस नीचे जाए, तो वहां पे सेल स्टॉप लगेगा। उसको सेल स्टॉप कहेंगे, ये आगे मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। तो बात ये समझ आई आपको? कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ कुछ किसी हद तक अभी? ठीक है जी। तो याद रखने वाली बात है कि जो सप्लाई जोन होता है वो मुस्तकबिल के लिए काम आता है, अभी फौरी तौर पे काम नहीं आएगा। अब यहाँ पे एक और सप्लाई जोन भी बना हुआ है, देखिएगा। ये तो बहुत दूर है ना,
अभी जो कैंडल ये ऊपर जा रही है, ठीक है, या ये वाली जो कैंडल्स रुकी हैं, ये ऊपर क्यों नहीं जा पा रही? यहाँ पे देखते हैं कि क्या इससे ऊपर कहीं और छोटा सप्लाई जोन तो नहीं है जिसने ऊपर जाने से रोका हुआ हो। ये आप देखें, ये वाला एक अकेली कैंडल का सप्लाई जोन है, एक, दो और तीन कैंडल्स का। तो बनाए इसका भी सप्लाई जोन का जो दीवार है वो यहां से, ये आप देखिएगा, ये इसका लो पॉइंट है जी, और हाई पॉइंट कहां तक जा रहा है, ये यहां तक। ये आप देख लें, ये हमारा ये सप्लाई जोन है। ये कितनी कैंडल्स के ऊपर बना है जी? ये एक कैंडल, तीन कैंडल्स हैं इस बेस में, एक, दो और ये तीसरी कैंडल, ठीक है। अब देखें, यहां से कैंडल नीचे आई थी, फिर वापस ऊपर गई, तो यहाँ पे आप देखें इस कैंडल ने, इसने जिसने हल्का सा नीचे से सिर्फ सप्लाई जोन को टच किया, उसके बाद आगे ये कैंडल्स घुसी इसके अंदर, लेकिन फिर सेल के ऑर्डर एक्टिव हुए और ये वापस प्राइस नीचे गिर गई। फिर अटैक किया, फिर सेल के ऑर्डर एक्टिव हुए, फिर प्राइस नीचे गिरी, फिर अटैक किया, फिर नीचे आई। अब जाके, क्योंकि ये 3-4 दफा अटैक कर चुका है ना सप्लाई के ऊपर, जोन के ऊपर, तो अब जाके फिर वो ये कमजोर हुआ है, तो अब प्राइस थोड़ी सी ऊपर जा रही है। अभी भी यहां से लेके यहां तक हो सकता है कितने सेल के ऑर्डर पड़े हुए हैं, हमें नहीं पता कि ये ऊपर तोड़ पाएगा कि नहीं। तो याद रखें कि सप्लाई जोन के ऊपर अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, मिसाल के तौर पे अभी कोई बंदा बना के यहां पे सेल की ट्रेड ले रहा है, ठीक है, अभी पहली बात तो ये है कि ये कोई पावरफुल सप्लाई जोन नहीं है, ये वाला पहला। इसकी निस्बत ये जो दूसरा सप्लाई जोन है ऊपर वाला, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्यों? पहली वजह कि ये जो सप्लाई जोन है ना, ये पहले एक दफा, दो दफा, तीन दफा टेस्ट हो चुका हुआ है, तीन हिटें पड़ चुकी हुई हैं इसके ऊपर, इसकी ताकत कम हो चुकी हुई है। इसमें ज्यादातर जो नीचे नीचे मौजूद थे सेल के पेंडिंग ऑर्डर, वो एक्टिव हो चुके हुए हैं। तो अब जो नया ट्रेडर होगा ये देख के यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर नहीं लगाएगा, लेकिन फर्ज करें अगर कोई देख रहा है तो यहाँ पे सेल की ट्रेड लेता है इस सप्लाई जोन को देख के, तो उसका जो एसएल होगा वो कहां पे होगा और टीपी होगा कहां पे होगा? एसएल होगा जी ये जो सप्लाई जोन का ऊपर वाला एरिया है ना, ये वाला, ये दीवार, इससे ऊपर 15 से 20 पिप ऊपर, यहां से लेके, ठीक है, इससे ऊपर 15 से 20 पिप यहां पे बन जाएंगे, इस जगह पे उसका एसएल होना चाहिए जी। और टीपी कहां पे होनी चाहिए? ये प्रीवियस देखे ना, लो कहां पे है, ये यहां पे टीपी होनी चाहिए। तो अगर आप देखें इस पेयर में, ये जो भी पेयर है, इसमें टीपी का फासला और एसएल का फासला तकरीबन बराबर बराबर है, तो ये कोई अच्छी ट्रेड नहीं है यहां पे। अलबत्ता जब वो सप्लाई जोन बड़ा पावरफुल होता है जिसको पहली दफा टच करना है अभी, तो ये ऊपर वाला जो सप्लाई जोन है, यहां से जब ये पहुंचेगी ना, इसको टकराएगी, तो आप देखिएगा कितनी अच्छी सेल की ट्रेड मिलेगी यहां से। ये बात क्लियर हो गई? अब इसी तरीके से मैं आपको इसके मजीद डिटेल हम कल के सेशन में करेंगे। एक मैं डिमांड जोन बनाने लगा हूं जी, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि डिमांड जोन कैसे बनाते हैं। थोड़ा सा हम पीछे लेके चलते हैं जी, माजी में, ताकि आपको पता भी चले कि अच्छा, यहां पे देखें, ये जगह बल्कि ज्यादा आसानी के लिए ये जगह आप देखें, ये वाली कैंडल देख रहे हैं, ये ऊपर से देखें ड्रॉप हुई है। अब चेक कीजिएगा जरा, ये यहां से लेके, असल में मेरा सेशन लंबा हो गया है और मुझे निकलना है, ये वाला जो सारा ड्रॉप हुआ है जी, ये देखें,
ड्रॉप, और 1 2 3 4 और ये 5 कैंडल्स ने मिलके ये बेस बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी। उसके बाद फिर रैली हुई है, आगे कैंडल ऊपर गई है 2, ठीक है ना। तो अब मैंने यहाँ पे बेस बनाना है। अब देखिएगा, क्योंकि बेस के बाद कैंडल्स ऊपर गई है ना ग्रीन, तो बेस के बाद अगर बेस बनने के बाद कैंडल्स ऊपर जाएं तो वो बेस वाला एरिया क्या बनता है, डिमांड जोन बनता है। तो अब देखिएगा मैं डिमांड जोन बनाने लगा हूं यहाँ पे, और ये मुस्तकबिल में काम देगा। बाय के लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ये मैं यहाँ पे डिमांड जोन का जो कलर है पट्टी का, वो मैं फर्ज करें कि ये कर देता हूं, और यहां से मैं ये हाई से लेके ये लो, इतनी मोटाई है जी इसकी। ठीक है, इसको मैंने आगे खींचना है। अब देखें, जब ये कैंडल यहां पे थी, अभी इस जगह पे ये कैंडल, तो आपने ये डिमांड जोन बना लिया था नीचे। अब आप देखिएगा कि आप पहले से ये डिमांड जोन बना के बैठे हुए हैं इस तरह से। ठीक है जी। और अब आप देखें कि कैंडल जब यहां से ऊपर गई, ये आपने डिमांड जोन बना लिया है, और जब वापस कैंडल नीचे आई है, इस डिमांड जोन को टकराया है यहां से, तो लोगों के पेंडिंग जो बाय के ऑर्डर थे वो एक्टिवेट हुए, वापस देखें ऊपर गई, फिर एक दफा, दूसरी दफा फिर आई, देखें नीचे, लोगों ने यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट ले लिया क्योंकि 4 घंटे का चार्ट है। फिर देखें दूसरी दफा बड़ी तेजी से नीचे आई, लेकिन आखिर तक जब पहुंची, वो देखे थोड़ा सा नीचे भी गई है ये कैंडल, लोगों के एसएल जो लगे हुए थे वो उठाए उसने, फिर यहां से कितना प्रॉफिट दिया। लेकिन जब तीसरी दफा आई तो उसने और ज्यादा नीचे एसएल खाए हैं लोगों के, लेकिन फिर ऊपर गई, लेकिन ज्यादा ऊपर नहीं जा सकी, फिर उसने ये डिमांड जोन तोड़ दिया। ये देखें कैंडल नीचे क्लोज होगी, टूट यहां पे भी गया था वैसे, ये देखें कैंडल नीचे क्लोज हो गई है। ठीक है, तो याद रखें कि जब एक दफा डिमांड जोन या सप्लाई जोन टूट जाता है, यानी कैंडल नीचे आके क्लोज हो जाए, तो फिर वो आगे मुस्तकबिल में काम नहीं करता, वहां पे वो खत्म हो जाता है। तो ये यहाँ पे खत्म हो गया था जी, ये डिमांड जोन आगे नया बनेगा। आप देखें यहाँ पे क्या बन गया, ये बेस बनी, बेस के बाद ये ड्रॉप हुआ, तो ये सप्लाई जोन बन गया यहाँ पे मुस्तकबिल के लिए। सप्लाई जोन का जो कलर है, हम इस तरह से, ये सारा बेस है जी यहाँ पे, ये इतना सप्लाई जोन बन गया। इसको आप आगे एक्सटेंड करें, देखें कि इसने काम किया है कि नहीं किया। जब भी कैंडल वापस मुड़ेगी, इस यहां से लोग सेल की ऑर्डर लेंगे। ये देखें, ये आप देखें यहां पे आया था, सिर्फ टच किया है नीचे से, ये फिर नीचे देखें कितना प्रॉफिट दिया है। फिर दोबारा उसने कोशिश की तो पास भी नहीं पहुंच सका, लोगों ने पहले ही सेल के ऑर्डर लगा लिए। फिर क्योंकि एक दफा तो टेस्ट हो गया है ना, तो अब अगली दफा गया, उसने देखें यहाँ पे ऊपर एसएल खाए हैं लोगों के। ठीक है, मैंने जो कहा था कि इससे 15 से 20 पिप ऊपर आपका एसएल होना चाहिए। अब इसने देखें अभी भी ये टूटा नहीं है, क्योंकि सिर्फ एसएल खा के वापस आ गई है कैंडल ये यहाँ पे, और देखें कितनी जबरदस्त फिर सेल की ट्रेड मिली है। तो अब जब भी कैंडल नीचे से ऊपर आएगी, तो उसको पहला ये सप्लाई का लेवल है, ये टूटेगा, फिर ये दूसरा है, ये टूटेगा, तो तीसरा सप्लाई का जोन अभी ये एक्टिव है, ये ऊपर वाला। समझ गए जी। तो इस तरीके से आपने सप्लाई और डिमांड के जोन बनाने होते हैं। कल का जो हमारा, आज आप इतनी प्रैक्टिस करें, कल का जो हमारा सेशन होगा वो भी सप्लाई और डिमांड जोन के ऊपर होगा, और उसमें मैं आपको इसको मजीद, ये जो इतना बड़ा आपने सप्लाई जोन और डिमांड जोन बनाया है मोटा, इसमें से मैं आपको जो इंतहाई छोटा पट्टी वाला सप्लाई या डिमांड जोन कैसे बनाना है हमने, वो तरीका बताऊंगा और उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। आज का मेरी तरफ से यहाँ पे ये बातचीत खत्म होती है जी। आपका अगर कोई क्वेश्चन है आज के सेशन के हवाले से, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।